सुप्रभात। स्वागत है आपका आज के हिंदी की क्लास में। आज हम सभी क्लास 6 के हिंदी सेकेंड के पाठ 4 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत शब्द की परिभाषा और उनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि शब्द क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शब्द की परिभाषा से। शब्द एक या अधिक वर्णों से हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द नौ। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, नौ दिया है, नौ का अर्थ होता है नहीं, वह क्या है, एक वर्ण से निर्मित है। और वह जो दिया है वह का अर्थ होता है और, वह भी है, वह भी क्या होता है, एक वर्ण से ही निर्मित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी और परमात्मा, जो नीचे दिए गए हैं कुछ शब्द हैं, वह अनेक वर्णों से निर्मित हैं। और ऊपर जो शब्द दिए हैं जैसे व और न, ये है क्या है, ये सिर्फ एक वर्ण से ही निर्मित हैं। इसी प्रकार, इसीलिए जो शब्द की परिभाषा होती है वह यही होती है कि एक या अधिक वर्णों से निर्मित जो शब्द कहलाता है, स्वतंत्र और सार्थक शब्द ध्वनि जो होता है वही शब्द कहलाता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और बताइए कि उनके लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। नीचे दिए गए जो चित्र हैं, जैसे कुत्ता, झाड़ू और आम का चित्र दिया गया है, इन चित्रों को देख करके आप पहले ये बताएंगे कि आप इसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुत्ता दिया है, तो जब कुत्ता का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क आता है। क के बाद से क्या उच्चारण रहा, ऊ स्वर। फिर आधा त देख रहे हैं आप है, फिर त है और आ है। इस प्रकार से कुत्ता का वर्ण विच्छेद होता है क, उ, त और आ। इसी प्रकार से झाड़ू, झ, धन आ, धन अंग, धन उ। और आम का वर्ण विच्छेद होता है आ, म, धन अ बराबर आम। तीनों चित्रों के लिए आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप 3 चित्र जो ऊपर देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप तीनों चित्रों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किए हैं, बल्कि जो तीनों चित्र दिखाई दे रहे हैं उसके लिए हमने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग किया है। इन शब्दों की रचना भिन्न भिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। और यह भी सत्य है कि इन तीनों शब्दों की जो रचना हुई है वो अलग अलग ध्वनियों से हुई है, ना कि एक ध्वनि से। हर शब्द के वर्ण विच्छेद से यह पता चलता है कि किस शब्द की रचना किन किन ध्वनियों के मेल से हुई है। अब जब हम इसका वर्ण विच्छेद देख रहे हैं और वर्ण विच्छेद करते हैं तो यह हमें पता चलता है कि इन तीनों शब्दों का वर्ण विच्छेद अलग अलग प्रकार की ध्वनियों से हुई है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि ध्वनियों के मेल से बने ये सार्थक शब्द अथवा अर्थवान होने चाहिए। ध्वनियों के मेल से बनी रचना यदि कोई अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं कह सकते, अर्थात उसे क्या कहते हैं, हम निरर्थक शब्द कहते हैं। यदि हम ध्वनियों के मेल से कोई शब्द का निर्माण करते हैं, कोई शब्द बनता है और उसका कोई अर्थ नहीं प्रकट होता है, तो उसे हम कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे ग, आ, ज, अ, र, अ। गाजर तो हिंदी का शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है,
पर इन्हीं ध्वनियों को एक दूसरे मेल से बनी रचना ज, धन आ, धन र, धन अ, धन ग, धन अ, जारग हिंदी शब्द का यह हिंदी शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में हो सकता है। यह शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात जो शब्द अर्थवान होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं, और जिनका कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है। आप ऊपर देखे ही हैं कि जो शब्द हमने बनाया है वह ध्वनियों विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियाँ हुई हैं, जब हम वर्ण विच्छेद किए हैं, उन्हीं से शब्द का निर्माण हुआ है। शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, अर्थात कोई भी शब्द जब बनता है तो उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जिनका कोई अर्थ नहीं है उन्हें शब्द नहीं कहते हैं। अगर जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते हैं, वह निरर्थक शब्द हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार से शब्दों का किस प्रकार से वर्गीकरण होता है और कितने भागों में उन्हें बांटा गया है। हर भाषा में असीमित शब्द होते हैं। असीमित मतलब जिनकी कोई सीमा ना हो। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांट लिया जाता है। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार इस प्रकार हैं, अर्थात शब्द का वर्गीकरण हम नीचे 4 आधारों पर कर सकते हैं। पहला जो है वह है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर। तीसरा शब्द विकार के आधार पर। और चौथा अर्थ के आधार पर। अर्थात इन 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शब्दों का वर्गीकरण है उनको किन किन भागों में बांटा गया, अर्थात स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। पहला जो है वह स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, तो उसके आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या देशी और चौथा होता है विदेशी या आगत शब्द। दूसरा है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर मूल शब्द, यौगिक शब्द होते हैं। शब्द विकार के आधार पर, और शब्द विकार के आधार पर होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होता है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम होता है। इसके उपरांत हम आपको एक एक शब्द का वर्गीकरण करके बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अभी हम आपको पहले भी बताए हैं कि पहला तत्सम, तद्भव, देशज या देशी और चौथा होता है विदेशी या आगत। इस प्रकार से स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के भेद किए गए हैं। तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तत् तथा सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ
उसके समान। अब यहाँ पर उसके दिया है, अब उसके आप क्या जानेंगे कि उसके मतलब किसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। यहाँ पर जो उसके दिया है वह उसके समान मतलब संस्कृत के समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वह क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अतः वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वह आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पंडित, विद्वान, सर्प, सिंह, मित्र, कृपा, दया, शिक्षा, स्वप्न, भव्य, अश्रु, दिव्य आदि। तो बच्चों आप यह देख रहे हैं कि जो भी उदाहरण अभी हमने पढ़ा वह सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं, अर्थात जो संस्कृत का जितने भी शब्द होते हैं हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, तो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत का जो भी रूप होता है, संस्कृत का जो भी शब्द है वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। दूसरा, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् तथा भव। तत् का अर्थ आप जान चुके हैं, तत् का अर्थ क्या अभी हमने बताया, तत् का अर्थ होता है समान, उसके तत् का अर्थ होता है उसके, और भव का अर्थ होता है हुए। इस प्रकार तद्भव शब्द का अर्थ होगा उससे हुए, उससे विकसित हुए। अतः ये शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं या बिगड़ कर बने हैं। इनके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि जो संस्कृत का रूप समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि जो संस्कृत का रूप होता है, जो संस्कृत के शब्द हैं वह किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। और जो हिंदी के शब्द हैं जिनका बिगड़ करके उच्चारण किया जाता है वह क्या होते हैं, वह तद्भव शब्द होते हैं। नीचे दिए गए कुछ उदाहरण हैं, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे सर्प है, सर्प क्या है, मूल शब्द है और इसका जो तद्भव है वह क्या होता है, सांप होता है। गौ, गौ संस्कृत शब्द है, इसको आप मतलब गौ संस्कृत और तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वह गाय होता है। अग्नि, अग्नि भी संस्कृत शब्द और तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होगा वह आग होगा। ऐसे ही कार्य का काम, मस्तक का माथा और पत्र का पत्ता। अब हम आपको तद्भव से संस्कृत का शब्द मतलब तद्भव से तत्सम बताते हैं। जैसे दिन दिया है, दिन तद्भव शब्द है और इसका दिवस जो होगा वह संस्कृत रूप होगा या तत्सम रूप होगा। दूध का दुग्ध, जन्म का जन्म, सपना का स्वप्न, कान का कर्ण और भीख का भिक्षा होता है। तीसरा है देशज या देशी शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा हुआ। देशज शब्द में वे शब्द हैं जो हिंदी की बोलियों, ग्रामीण अंचलों आदि से हिंदी में आए हैं। देसी शब्द, जैसे हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि यह तो देशी शब्द है, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण के लोग जो बोलते हैं उसको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। जैसे झाड़ू, गड़बड़, लोटा, पगड़ी, खिड़की, थैला, डिबिया आदि, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो देशी शब्द हैं जो ग्रामीण अंचलों से हिंदी में आए हुए हैं। चौथा है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी मतलब जो शब्द अन्य भाषाओं से आए हुए हैं, और आगत का अर्थ ही होता है आना। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं, क्योंकि आगत का अर्थ ही होता है आना, और विदेशी मतलब होता है कि बाहरी भाषाएं जो भी हैं हमारे देश की
उन्हीं भाषाओं या हिंदी में जो जिन्हें स्थान दिया गया है, जो हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। आगत शब्द का अर्थ ही होता है आया हुआ, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आए शब्द। अब इन भाषाओं से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं? तो कागज, दफ्तर, चाकू, जिला, कैंची, पनीर, मसाला, किशमिश, पिस्ता, पर्दा, चपरासी, गरीब आदि। और अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल, पेस्ट्री, स्वेटर, सिगरेट, बैंक, बिस्किट, रेडियो, कैमरा, कार आदि। तो बच्चों, ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो उनका हम ज़्यादातर प्रयोग हिंदी में करते हैं। इस प्रकार से ये जो शब्द हैं वह अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए हैं, इन्हें आगत शब्द कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। एक बार हम आपको और दोहरा देते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं। तद्भव शब्द आप हिंदी के शब्द कह सकते हैं। देशज शब्द या विदेशी शब्द जो ग्रामीण अंचलों से आए हुए हैं। विदेशी या आगत शब्द जो अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी में शामिल हुए हैं। अब आते हैं दूसरा, यानी रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है मूल शब्द और दूसरा यौगिक शब्द। यदि आप शब्दों की रचना के आधार पर ध्यान देंगे तो आपको भाषा में दो प्रकार के शब्द दिखाई देंगे। कुछ शब्द तो मूल शब्द होते हैं, जैसे आग, पानी, दिल, फल, मकान, दुकान आदि। पर कुछ शब्द दो या दो से अधिक इकाइयों के मेल से बने होते हैं, जैसे घोड़ा, धन सवार, घुड़सवार। सुंदर, धन ता बराबर सुंदरता, अन धन आदर बराबर अनादर, बे धन ईमान प्लस धन ई बराबर बेईमानी। मतलब बेईमानी में जो आपको शब्द दिख रहा है वो तीन शब्द से मिलकर के बेईमानी बना हुआ है। दोनों प्रकार के शब्दों की रचना में अंतर होने के कारण रचना के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं, मूल शब्द तथा यौगिक शब्द। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तो मूल होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से या संयुक्त शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो घोड़ा और दूसरा सवार। ऊपर देखें आप, सुंदरता भी वही था कि जो सुंदर और धन ता दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो पहले हम इस पर चर्चा करते हैं मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? वे सरल शब्द जिनके और छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात जिनका खंडन हम नहीं कर सकते हैं, उनको मूल शब्द कहते हैं। जैसे दाल, अब दाल जो है उसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो घुड़सवार था उसका हम खंडन कर सकते हैं, घोड़ा, धन, सवार। चावल, दुकान, मकान, किताब, कलम, आटा, रोटी आदि ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में गधा शब्द का सामान्य अर्थ है पशु विशेष। मतलब गधा अगर शब्द कहीं प्रयोग होता है तो उसका जो अर्थ सामान्य अर्थ लिया जाता है वह पशु, जो पशु गधा होता है उसी के अर्थ में लिया जाता है, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम किसी को मूर्ख के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कि गधा हो क्या,
यही शब्द कहते हैं। तो उसका जो सामान्य अर्थ होता है गधा, वह पशु के रूप में ही होता है, लेकिन अगर इसका समाज में इसका अर्थ होता है तो वह एक मूर्ख व्यक्ति के लिए इसकी संज्ञा दी जाती है। इस तरह मूल शब्दों के दो तरह से होते हैं, एक सामान्य मूल शब्द तथा दूसरा होता है रूढ़ मूल शब्द। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो मूल शब्द है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सामान्य मूल शब्द और दूसरा जो होता है वो रूढ़ मूल शब्द। इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, कमल, दवात, पेंसिल, दूध आदि। और रूढ़, रूढ़ में क्या आता है, किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण वे मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू क्या है, एक पक्षी है। गाय क्या है, एक पशु है। और बापू, बापू महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इनका जो है वो सामान्य अर्थ क्या है, उल्लू, गाय और बापू, और सामान्य मूल है ये। और जब इन्हीं का हम सामान्य अर्थ लगाते हैं, सामान्य अर्थ जैसे उल्लू है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक वह पक्षी है, वह एक पक्षी है तो उसका सामान्य अर्थ क्या हुआ, एक पक्षी के रूप में हुआ। गाय जो है वह पशु के रूप में हुआ। लेकिन अगर इसका हम दूसरा अर्थ समाज के रूप में अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो उल्लू को, उल्लू का क्या कहते हैं हम लोग, मूर्ख व्यक्ति। गाय क्या कहते हैं, सीधी सरल, जैसे हम कहते हैं कि वह स्त्री गाय के समान है, मतलब वह अत्यंत सीधी है। और बापू, बापू का क्या सामान्य अर्थ क्या है, पिता, लेकिन अगर हम इसका अर्थ लगाते हैं तो महात्मा गांधी को कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं यौगिक शब्द पर। जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं यौगिक या संयुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, यौगिक मतलब इनका हम खंडन कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री दिया है, प्रधान का मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। राष्ट्रपिता, राष्ट्र धन पिता, राजमाता का राजधन माता। रसोई घर, रसोई धन घर। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्रधन ईय। ईमानदार, ईमान धन दार। घर वाला, घर धन वाला। इसी प्रकार से जो भी शब्द दिए यहाँ पर दिए गए हैं उनका हम खंडन कर सकते हैं, जबकि जो मूल शब्द होता है, रूढ़ शब्द होता है, उसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से जो शब्द एक या एक इकाइयों से अधिक मिलकर के बने होते हैं और जिनका खंडन किया जा सकता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब कुछ उदाहरण के द्वारा हम आपको बताते हैं। जैसे घर वाला, घर धन वाला शब्द है ये, इसका यौगिक शब्द क्या होता है, घर वाला। आकाश धनवाड़ी, आकाशवाड़ी। मद्रास धन ई बराबर मद्रासी। नेता, नेता प्लस जी बराबर नेताजी। और इनका सामान्य अर्थ और रूढ़ अर्थ क्या होता है। घर वाला का गृह स्वामी, गृह स्वामी कहते हैं, जो घर वाला मतलब पति को कहते हैं गृह स्वामी, घर का वो मालिक होता है। आकाशवाणी, आकाश में होने वाली वाणी, इसका जो आकाशवाणी का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है आकाशवाणी। और अगर हम दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो रेडियो प्रसारण, कहते हैं ना आकाशवाणी हो रहा है मतलब रेडियो प्रसारण हो रहा है। मद्रासी, मद्रासी का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या, मद्रास में रहने वाला, मतलब जो मद्रास में रहता है उसी को मद्रासी कहते हैं। लेकिन अगर उसका हम दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं तो कोई भी दक्षिण भारतीय, मतलब कोई भी अगर दक्षिण भारतीय है तो उसको मद्रासी कहा जाता है। नेताजी, नेताजी का जो सामान्य अर्थ होता है वह क्या होता है, कोई भी नेता होता है। नेता कहते हैं ना कि अरे क्या नेताजी, मतलब किसी भी नेता को हम क्या कहते हैं, उसके सामान्य अर्थ में नेता कोई भी नेता को कह सकते हैं, लेकिन अगर उसका हम अर्थ में लेते हैं तो उसको केवल कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा है शब्द विकार के आधार पर शब्द के भेद।
तो शब्द विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आइए अब इन्हें भी जानते हैं। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन, या जिनके रूप में परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। और इन्हीं का जैसे एक शब्द है, उनका अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा क्या है? मूल शब्द है। संज्ञा जो शब्द दिया गया है, अगर उसका मूल शब्द एक मूल शब्द मानते हम लेते हैं बच्चा, अगर उसका हम बच्चा का विकारी रूप परिवर्तन करते हैं बच्चा में, तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? बच्चे, बच्चों और बच्चों। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? हम हैं। अगर हम इसका विकारी रूप लेते हैं, मतलब इसको हम और भी परिवर्तित करना चाहते हैं, इसको अलग रूप देना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमें, हमको, हमारा आदि। विशेषण क्या है? काला, काला विशेषण होता है ना। विशेषण वही होता है जिसकी विशेषता पता चले। तो काला, काला का क्या हो जाएगा? विकारी रूप। काला भी होता है, काले भी और काली भी। क्रिया, लिखना क्या होता है? क्रिया, जिससे किसी कार्य का पता चलता हो, कार्य का करना या होना पता चलता हो, उसको ही क्रिया कहते हैं। तो जैसे लिखना क्रिया है। अब लिखना क्रिया का जो हम विकारी रूप परिवर्तित करेंगे, विकारी रूप करेंगे, तो उसको हम लिखना को और क्या क्या करते हैं? लिख, लिखो, लिखूं, लिखें आदि। इस प्रकार से जो मूल शब्द होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वही क्या होते हैं? विकारी रूप होते हैं। दूसरा, अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार नहीं होता है, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वर्ग में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। अर्थात जो विकारी शब्द था, अभी हमने आपको बताया, जो विकारी शब्द था उनका जो परिवर्तन होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर होता है। लेकिन अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात के रूप में होता है। नीचे उदाहरण देखेंगे। जैसे क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे, जल्दी आदि। संबंध बोधक, ने, से, को, में, पर। संबंध वही होता है ना जिसका संबंध मतलब दोनों शब्दों को, संबंध को जोड़े। संबंध यही होता है, संबंध का, के, की, रा, रे, री। आगे जब आप कारक पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या होता है? और, या, किंतु, परंतु, अथवा। जैसे एक उदाहरण देते हैं समुच्चय बोधक का। जैसे मैं यह कार्य अवश्य करता किंतु मुझे बुखार था। विस्मयादि बोधक, अरे, हाय, उफ, शाबाश आदि। विस्मयादि बोधक शब्द वह होते हैं जिसमें दुख, आश्चर्य, पीड़ा आदि का बोध हो। जैसे अरे, हाय, हाय, उफ, शाबाश। निपात, ही, तक, भी, तो। मतलब दो शब्दों को जो जोड़ता हो वही क्या होता है? निपात। अब आते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर हम आपको बता दें कि शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम होता है। पहला पढ़ते हैं अब एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। एकार्थी, एक अर्थ।
जैसे दिल्ली, लंदन, इंदिरा गांधी, सुरेश रैना आदि। अब इन सबों जो भी शब्द हैं उनका एक ही अर्थ है, जो शब्द दिए गए हैं उनका स्वयं का अर्थ। इससे एकार्थी इस नाम से ही पता चल रहा है कि एक अर्थ देने वाला एकार्थी शब्द कहलाता है। दूसरा होता है अनेकार्थी, अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ। अनेकार्थी से ही पता चला अनेक अर्थ देने वाला, अर्थात जिन शब्दों में के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे नीचे शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसका दो अर्थ निकलेगा। जैसे तीर, तीर दिया है, उसके अनेक अर्थ। तीर का अर्थ होता है एक किनारा, मतलब नदी का किनारा, या एक तीर होता है बाण। अमृत, अमृत का गुरु, गुरु का क्या होता है शिक्षक और भारी। ऐसे अमृत का होता है अन्न और दूध। धन, अनेक अर्थ देने वाला, जैसे धन, मतलब, वंश, सारा, सोना और धातु। ये जो शब्द दिए हैं वो धन और मतलब, इसका अनेकार्थी अगर हम करते तो इसका होता है अर्थ। वंश, वंश का होता है कुल, और सोना या धतूरा का क्या कहते हैं कनक। इस वर्ग में जातिवाचक संज्ञा शब्द आते हैं। इस वर्ग में मतलब अनेकार्थी वर्ग में जो भी शब्द आते हैं वो जातिवाचक संज्ञा ही आते हैं। अब तीसरा आते हैं पर्यायवाची पर। पर्यायवाची जो आप सभी जानते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है। पर्यायवाची को क्या करते हैं समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे जिनका अर्थ समान होता है, जैसे आग। अब आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक। लगभग इन सब का अर्थ समान होता है, यानी आग को हम अग्नि, अनल और पावक कहते हैं। बादल को जलद, नीरद और वारिद। रात को रजनी भी कहते हैं, रात्रि और निशा भी कहते हैं। अर्थात जिनके अर्थ लगभग समान हो, समान अर्थ जो निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं पर्यायवाची। अब आते हैं हम अंतिम पर, जो होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है विलोम मतलब विपरीत, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार है, अंधकार का जो विपरीतार्थक होगा, विपरीत अर्थ होगा, वह क्या होगा प्रकाश। अंधकार मतलब जहाँ पर बिल्कुल प्रकाश हो ही ना, एकदम अंधकार छाया हुआ, और उसका जो विलोम होगा वह प्रकाश में। इच्छा, इच्छा का क्या हो जाएगा अनिच्छा। जीवन का मरण, बुराई का भलाई, अमृत का विष, निकट का दूर, मित्र का शत्रु, सत्य का असत्य। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं सब एक दूसरे के विपरीत अर्थ, विपरीतार्थक हैं। अर्थात ये शब्द सब एक दूसरे के विपरीत अर्थ को देने वाले हैं। अब आइए ये हम जानते हैं कि इस पाठ के आधार पर हमने क्या सीखा है। एक बार पुनरावृत्ति हो जाती है। शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है जिसकी रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। अर्थात शब्द की जो रचना होती है वह अलग अलग प्रकार की ध्वनियों से होती है। जैसे हमने आपको शुरुआत में आम और कुत्ता का वर्ण विच्छेद करके बताया था कि इन सभी में अलग अलग ध्वनियाँ हैं, उपस्थित हैं। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। अभी हमने आपको समझाया था कि शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वह 4 आधार पर होता है, और जो 4 ये आधार हैं वह उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी आपको बताए हैं। जैसे स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हमने बताया आपको, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। रचना के आधार पर मूल तथा यौगिक शब्द।
दोनों के पुनः दो दो उपभेद होते हैं, सामान्य मूल और रूढ़ मूल शब्द, सामान्य यौगिक शब्द एवं रूढ़ यौगिक शब्द। अब शब्द विकार के आधार पर शब्दों के भेद हमने जो बताया था वो थे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। अब जो अंतिम होता है वह होता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर एकार्थी अर्थात एक से अधिक अर्थ, एक अर्थ देने वाला शब्द, अनेकार्थी अनेक अर्थ देने वाला शब्द, पर्यायवाची को हम समानार्थी भी कहते हैं, मतलब एक ही अर्थ का जो लगभग समान रूप निकले। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ निकलने वाला शब्द। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। अब हम आपको कुछ असाइनमेंट वर्क देते हैं जिसको आपको असाइनमेंट की कॉपी पर आपको करने हैं। प्रश्न पहला जो है वह है शब्द स्रोत के आधार पर शब्द के भेद उदाहरण सहित आपको लिखना है कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। प्रश्न 2 अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है। मतलब जो शब्द आपको शब्द विचार के भेद बताए गए हैं उसमें से अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द जो आता है वह किस भेद के अंतर्गत आता है यह लिखना है। उपर्युक्त शब्दों के दो दो उदाहरण लिखना है, मतलब अनेकार्थी और पर्यायवाची का आपको दो दो उदाहरण दे करके समझाना है। प्रश्न 3 10 तत्सम शब्द आपको लिखने हैं। तत्सम शब्द मतलब जो संस्कृत का जो शब्द होता है वह आपको लिखना है। प्रश्न 4 10 तद्भव शब्द लिखना है और आपको चौथे प्रश्न में 10 तद्भव शब्द लिखने हैं। प्रश्न 5 विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं यह आपको लिखना है। ओके, धन्यवाद।